नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न शो में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेरों शेरनियों और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। और अब तक तो हो भी चुका होगा सामाजिक विज्ञान से प्यार, और अब तो क्या है, अब आप शेर और शेरनी बन जाओ। अब आपको दहाड़ना है, अब एग्जाम के लिए तैयार रहो, अब कमर कस लो, अब समय नहीं है हमारे पास, अब सीधी बात, नो बकवास। तो हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 4 जो अर्थशास्त्र का है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उसका लेक्चर नंबर 2 आज मैं लेकर के आया हूं। मैंने पहले आपको बताया है वैश्वीकरण क्या होता है, भारत की नीतियां कब बदली, आर्थिक जो नीतियां है वो कब बदली, एलपीजी क्या होता है, ये गैस वाला एलपीजी नहीं है, बहुत कुछ पहले लेक्चर में बताया हूं, तो वो लेक्चर जरूर देखेगा। और आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। आज क्या पढ़ेंगे, वैश्वीकरण क्या है, और भी एक सटीक परिभाषा के साथ हम लोग वैश्वीकरण को जानेंगे। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वैश्वीकरण को संभव बना रही है। और फिर आखिरी में आता है व्यापार अवरोधक। व्यापार अवरोधक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आप आगे तक भी जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, तब तक भी इस पे चर्चा होती रहती है। ये व्यापार अवरोधक एक तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूं, इंटरनेशनल मुद्दा है, अंतरराष्ट्रीय इशू है, इंटरनेशनल इशू है, जिसके बारे में हम लोग क्या है क्लास 10th में पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए कहता हूं कि इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी की किताबों की, एक एक शब्द एनसीईआरटी का क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और हम जैसे टीचर है ना, बहुत दिल पे पत्थर रख करके उनको हटाना पड़ता है कि नहीं बच्चों के पास बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। वैश्वीकरण क्या है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था, जब पूरा विश्व क्या हो जाए, एकीकरण हो जाए, पूरे विश्व का क्या हो जाए, एकीकरण हो जाए। जब पूरे विश्व का एकीकरण हो जाता है तो वो क्या होता है, वैश्वीकरण होता है। और इस पूरे विश्व को एकीकरण कौन कर सकता है, क्या ऐसी चीज है जो पूरे विश्व को एकीकरण कर सकती है, वो है व्यापार। सिर्फ और सिर्फ ट्रेड ही एक ऐसी चीज है जो पूरे विश्व को एक कर सकती है। नहीं तो हमारे विवाद चाइना से हैं, चाइना के विवाद अमेरिका से, अमेरिका के विवाद और किसी से, सबसे विवाद है। पर सिर्फ और सिर्फ विश्व को एक कर करके रख सकती है तो वो व्यापार है। और ये व्यापारी ही क्या है, हम लोगों को पढ़ना है। और जब हम व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार हम लोग किस लिए करते हैं भैया, पैसा कमाने के लिए करते हैं। और जब जब बात पैसे की आएगी, जब जब हम लोग अर्थशास्त्र को उठाएंगे, जब जब बात पैसे की आएगी तो हम क्या है, अर्थशास्त्र को उठाएंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या है, वैश्वीकरण किस में पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण क्या है, एक सटीक परिभाषा के साथ जानते हैं। आइए, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। विभिन्न देशों के बीच क्या हो, संबंध हो, रिलेशंस हो। और ये कौन से रिलेशंस है, ये इकोनॉमिक रिलेशंस है, इकोनॉमिक रिलेशंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान रखिएगा, कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक रिलेशंस है और तीव्र एकीकरण, बहुत फास्ट स्पीड से एकीकरण हो रहा है। और ये एकीकरण हो किससे रहा है, किससे हो रहा है, व्यापार से हो रहा है। यह एकीकरण हो किससे रहा है, व्यापार से हो रहा है। जब यह तीव्र एकीकरण से ये प्रक्रिया फैलने लग जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे देखो, अफ्रीका का सामान इंडिया पहुंच जाता है, वहां का सामान यहां पहुंच जाता है। ये पूरा क्या है, वैश्वीकरण है। ये पूरा एक जाल है जो बिछाया गया है। और इस जाल के तहत ही क्या है, पूरे विश्व को एक करने की कोशिश है कि पूरा विश्व एक रहे। बहुत सी बार हमारे देश में चर्चा चलती है कि चाइना के माल को बंद कर दिया जाए, चाइना के प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाए। बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए, बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। परंतु सिर्फ और सिर्फ एक पहलू देख करके हम लोग बात नहीं कर सकते। आप ये बात देखिए, अगर चाइना से चाइना अगर हमें माल बेच रहा है तो हम लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। अगर 10,000 की कोई चीज है, जैसे मोबाइल 10,000 का, अगर इंडिया का मेड इन इंडिया का सामान है तो वो 10,000 में जो फीचर दे रहा है चाइना वो 6,000 में दे देगा। ये कंपटीशन है। और कंपटीशन में कभी भी हम लोग नहीं कह सकते कि इसका कंपटीशन बंद कर दो। और अगर चाइना से हमको फायदा हो रहा है तो चाइना को भी तो फायदा हो रहा है, चाइना को भी तो फायदा हो रहा है। क्योंकि 125 करोड़ की आबादी है भैया हमारे देश की। कितनी, 125 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। तो इतनी बड़ी आबादी क्या है, पैसा दे रही है, किसको दे रही है, चीन को दे रही है, चाइना को दे रही है। तो चाइना को भी फायदा है, हमें भी फायदा है, कंपटीशन है। चाइना हम पे इसलिए अटैक नहीं कर सकता कि नहीं नहीं बहुत बड़ा व्यापार हमारा क्या चल रहा है, भारत के साथ चल रहा है। भारत इसलिए चीन पे अटैक नहीं कर सकता कि हम क्या है, भारत हमें बहुत अच्छा जो उत्पाद है चाइना हमारे लिए पहुंचा रहा है। तो ये व्यापारी तो है। व्यापार से क्या है, मतलब आप ये कह सकते हो कि व्यापार से ही क्या बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है। दो देशों के बीच में जो प्यार है वो किससे बढ़ रहा है, व्यापार से बढ़ रहा है। और ये प्यार एक दिन ऐसा हो जाता है उस मंजिल पे ले जाता है प्यार कि भैया दोनों नहीं लड़ेंगे और हम दोनों क्या है, मिलजुल करके ही अपना व्यापार करेंगे। और इतिहास में भी हम लोग देखते हैं कि चाइना के साथ बहुत हमारे अच्छे व्यापारिक संबंध रहे हैं।
अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तु और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। तो देखो अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, बहु मतलब बहुत ज्यादा राष्ट्रीय, बहुत ज्यादा राष्ट्रों में फैले हो, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है। तो जो उनका क्रियाकलाप है, जो उनकी एक्टिविटीज है, जो भी वो काम करते हैं, जो उनकी एक्टिविटीज है में जो वस्तु और सेवा का बड़े पैमाने पे व्यापार शामिल होता है, वो भी क्या है, वैश्वीकरण में जोड़ा जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कोई चीज कहां बन रही, कहां पे बेची जा रही, किस प्रकार से उसका उत्पादन हो रहा है, किस प्रकार से वो पूरी प्रक्रिया से गुजर रही है, एक देश में बन रही है, दूसरे देश में उसे बेचा जा रहा है। यही तो क्या है, वैश्वीकरण है। और आप लोगों ने सब में यूरोप के राष्ट्रवाद में देखा होगा, यूरोप के राष्ट्रवाद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो जोल्वराइन एक संगठन बनाया जाता है, जोल्वराइन एक संगठन बनाया जाता है। वो जोल्वराइन संगठन किस लिए था, क्या था वो, एक आर्थिक संगठन ही तो था, एक आर्थिक संगठन ही तो था कि भैया सब एक साथ मिलकर के क्या है, व्यापार करें। तो व्यापार एक साथ, क्योंकि व्यापार ही दुनिया में शांति स्थापित कर सकता है। जब तक दूसरे में हमें क्या है, हमारा लालच नजर नहीं आएगा, हम लोग व्यापार, हम क्या है, एक साथ रहने की इच्छा नहीं रख सकते। तो शांति जो स्थापित होगी वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार में होगी। जोल्वराइन उस समय हुआ, ठीक है। और आज के समय में भी आप देखो, आप बहुत सी कंट्रियों के नाम सुनते होंगे, जैसे G7, ठीक है, G20, ये ग्रुप है, देशों के ग्रुप है, सार्क, ब्रिक्स, ठीक है, ये सब क्या है, देशों के ग्रुप है। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई अगर आप हमारे साथ जुड़ करके व्यापार करोगे तो हम आप लोगों के लिए क्या है, आप पे टैक्स कम लगाएंगे, आपको छूट देंगे, ये सब कुछ है। और क्यों कर रहे हैं सब, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो हमें जो है उत्पाद है जो हमें सस्ता मिल जाए और हमारे देश की जीडीपी बढ़ती रहे। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेश निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों में एवं उत्पादनों में का एकीकरण हो रहा है। यही तो बात मैं कह रहा हूं कि जो पूरा विश्व एकीकरण हो रहा है, पूरे विश्व का क्या हो रहा है, एकीकरण हो रहा है। और ये एकीकरण ही तो क्या कर रहा है, किससे हो रहा है, व्यापार से हो रहा है, व्यापार से हो रहा है। अधिक विदेश व्यापार, अधिक विदेशों के बीच में व्यापार हो रहा है ना। भारत अमेरिका से कुछ खरीद रहा है, अमेरिका चाइना से खरीद रहा है, चाइना ऑस्ट्रेलिया से खरीद रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमसे कुछ खरीद रहा है। तो इससे ही तो क्या है, पूरा दुनिया, मतलब क्या है, एक इंटरडिपेंडेंस, एक इंटरडिपेंडेंस बनी हुई है। हम एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। मैंने आपको जब संसाधन वाला चैप्टर पढ़ाया तो मैंने कहा था संसाधन क्या है, सीमित है। सभी देशों में क्या होते हैं, संसाधन लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जब संसाधन सीमित होंगे, ठीक है, संसाधन जब सीमित होंगे, आप देखिए ईरान इराक की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो किस पे टिकी हुई है, पेट्रोलियम पे टिकी हुई है। सोचिए जिस दिन पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा उन पे क्या बीतेगा। ठीक है, तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था पेट्रोल, हम सब उन पे डिपेंडेंट है, किस लिए, पेट्रोलियम के लिए डिपेंडेंट है। अब बाकी जो देश है, जैसे मान लो भारत में, भारत जो कृषि प्रधान देश है, हम बहुत कुछ ग्रो करते हैं, हम बहुत कुछ दुनिया को दे रहे हैं, लोग हम पे इस पे लिए डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो एक दूसरे पे हम लोग इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि संसाधन है ना, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो भारत में ही आपको मिलेंगे, क्योंकि संसाधन जो प्रकृति है ना, प्रकृति क्या है, भेदभाव नहीं करती, प्रकृति भेदभाव नहीं करती। प्रकृति ये नहीं देखती है भारत है या अमेरिका, जो भी संसाधन वहां पर है उसका इस्तेमाल करो और पूरी दुनिया मिलकर के इस्तेमाल करे, वही फायदा है। तो विदेशों में व्यापार बढ़े, अधिक विदेशी निवेश, अधिक विदेशी निवेश के बारे में मैं पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूं और लेक्चर में भी लिया था। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट निवेश, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, जब कोई बाहर की दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आकर के क्या है, कंपनी लगाए, ठीक है, अपना उत्पादन करे, अपनी वस्तुएं सेवाएं देश में प्रोड्यूस करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। तो जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी हमारे देश में आता है तो उससे भी हमारे देश को बहुत फायदा होता है, बहुत व्यापार हम लोगों के बीच में बढ़ता है, और यही क्या है, पूरे देश को एकीकरण कर रहा है। तो जैसे आप देखिएगा कि काफी वस्तु और सामान जो बनकर के है वो दूसरी जगह जा रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब एक देश से ज्यादा में उनकी ब्रांचेज है। जैसे कि मैंने लास्ट में आपको एग्जांपल दिया था जोमेटो, तो जोमेटो जैसे है वो इंडिया की कंपनी है पर वो अमेरिका में भी काम कर रही है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां ना, ये वैश्वीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे जापान की मान लो पैनासोनिक कंपनी है, तो अब वो जापान में भी काम करती है और इंडिया में भी काम कर रही है। तो इससे क्या होगा, इंडिया और जापान के रिलेशंस अच्छे होने की कोशिश होगी कि भाई इन दोनों के देशों के बीच में अच्छे रिलेशन हो, क्योंकि जापान का काम इंडिया में चल रहा है। ओके, पैनासोनिक जो है वो अपना प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ा रहा है, जैसे हमारी रिलायंस है तो वो और कहीं पे भी अपना बिजनेस चला रही होगी। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो एक देश से ज्यादा देशों में फैली हुई है, वो अपना बिजनेस बढ़ा रही है, पर उस बिजनेस के साथ साथ क्या हो रहा है, जिस देश में वो है उस देश की जीडीपी भी बढ़ रही है। और जैसे मान लो अगर मैं भारत का हूं तो भैया मैं कितना ही पैसा कमा लूं, पर जो मन में, तो दिल में जो कुछ बसा हुआ वो तो भारत बसा हुआ ना।
तो अब अगर कल को अमेरिका में मैं अपनी फैक्ट्री लगाकर वहां पे बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहा हूं, बहुत ज्यादा जीडीपी का फायदा अमेरिका को करा रहा हूं, तो मुझे आप बताइए, और फिर कल को अमेरिका ही भारत पे पीठ पे छोड़ घोंपता है, अगर भारत पे वार करता है, तो क्या मैं अपनी कंपनी को वहां पे रखूंगा? क्या नहीं रखूंगा? तो इसलिए क्या है, अमेरिका हमेशा दब करके रहेगा कि नहीं नहीं यार, भारतीय जो लोग हैं ना वो क्या है, इंडिया हमारा अमेरिका की जीडीपी को बढ़ाए हुए हैं, इसलिए भारत से अच्छे संबंध रखो। तो संबंध भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो मुख्य भूमिका बहुराष्ट्रीय कंपनियों की है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। तो बहुत से देशों के बीच में क्या है, वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, एक वस्तु ले रहे हैं दूसरी दे रहे हैं, निवेश हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट बताया है, और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान हो रहा है। भैया चाइना है ना, चाइना हर चीज इतने सस्ते में क्यों प्रोड्यूस कर देता है? क्योंकि उनके पास प्रौद्योगिकी है, उनके पास अपनी टेक्नोलॉजी है। हमारे देश में बनी हुई हर चीज इतनी महंगी क्यों होती है, जो हमारे इंडिया की कंपनीज बना रही है? क्यों? क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी भी खरीदना पड़ रहा है हमें टेक्नोलॉजी पे भी पैसा लगाना पड़ रहा है, इसलिए तो प्रौद्योगिकी भी हम लोग क्या है, एक्सचेंज कर रहे हैं, हम वस्तु सेवाओं का भी एक्सचेंज कर रहे हैं, और हम लोग निवेश भी एक दूसरे देशों में लगा रहे हैं। जैसे कि आपको एक टेक्नोलॉजी मशीनरी की फोटो दिखाइए। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक माध्यम हो सकता है। देखो अब मुझे एक बात बताओ, हम वस्तु भेज रहे हैं, हम सेवाएं भेजते हैं, हम निवेश, जैसे वस्तु में आप मान लो अभी वैक्सीन थी, ठीक है, अभी आप सबने देखा कि भारत ने क्या करा, अपनी वैक्सीन ज्यादातर देशों में भेजी है। जब उसमें वैक्सीन वहां पे भेजी तो उन पे क्या है, भारत का तिरंगा बना हुआ था, क्या था, भारत का झंडा बना हुआ था, भारत के जो श्लोक है वो लिखे हुए हैं, इंडिया का नाम लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, इंडिया का नाम पूरी दुनिया में गया, इंडिया का नाम पूरी दुनिया में गया कि देखो इंडिया ने वैक्सीन भेजी है, ठीक है। हम कोई सेवा देते हैं, अगर कोई निवेश करते हैं, वे पैनासोनिक जो जापान की कंपनी, वो भारत में आकर के, नाम तो पैनासोनिक का ही रहेगा ना कि वे जापान की कंपनी है। टेक्नोलॉजी अगर हम किसी से लेते हैं तो उस टेक्नोलॉजी का भी देश का नाम रहेगा। उसी प्रकार से एक माध्यम और होता है दो देशों को जोड़ने का, वो होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब हम कहीं पर जाते हैं ना तो क्या होता है, हम सिर्फ हम नहीं जा रहे, हमारी संस्कृति को लेकर के जा रहे हैं। अगर आज मैं अमेरिका जाऊंगा और अमेरिका जाऊंगा तो अमेरिका में क्या है, मैं अपने कल्चर को बढ़ावा दूंगा, ठीक है। जो फेस्टिवल्स है वो मैं वहां पे सेलिब्रेट करने की कोशिश करूंगा, मैं जो मेरी आइडियोलॉजी है वो वहां पे कोशिश करूंगा। तो जब वहां पे लोग क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे कि देखो यार इनका कल्चर अच्छा है, इसकी आइडियोलॉजी अच्छी है। तो हम जो देशों को जोड़ने का जो विचार है वो इस प्रकार से भी हो सकता है। जैसे कि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हुए, ठीक है। जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ही थे। एक बार मोदी जी अमेरिका जाकर के आए थे, तो उन्होंने एक शो कंडक्ट करवाया, हाउडी मोदी करके, ठीक है। हाउडी मोदी जी कैसे हो आप, और वो शो जो कंडक्ट करवाया ना, वो वहां के टेक्सास में करवाया गया। टेक्सास एक स्टेट है, जैसे यहाँ पर इंडिया में है राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे। तो टेक्सास के एक स्टेट में करवाया गया, बहुत अच्छी बात है। और वो करवाया किसने, वो भारतीयों ने करवाया वो भारतीयों ने करवाया, और क्या है, मोदी जी को भी बुलाया गया और डोनाल्ड ट्रंप को भी बुलाया गया। तो अब वो ये दिखाने के लिए देखो कि भारतीयों का भी अमेरिका में वोट बैंक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जी ध्यान रखिएगा कि आप भारत के साथ संबंध ना बिगाड़े, ठीक है। आप भारत के साथ क्या है, संबंध ना बिगाड़े। तो इसलिए क्या करना है, तो जो भारत के लोग अमेरिका गए थे उन्होंने दिखा दिया ना कि देखो हमारा भी वोट बैंक है, यहाँ पे हम लोगों के पास भी पावर है, हम लोग इतने लोग हैं जो आपके अमेरिका की जीडीपी को किसी ना किसी तरीके से बढ़ा रहे हैं। वो ये चीज दर्शाई गई है वहां पे। फिर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर क्या है, इंडिया आते हैं गुजरात में, नमस्ते ट्रंप, ठीक है, नमस्ते ट्रंप। हाँ, वो इंडियंस ही ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस प्रकार से मैं ये कह रहा हूं कि लोग क्या है, जब ये लोगों का आवागमन होता है, लोग जाते हैं एक दूसरे से, पलायन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, तो उस समय क्या होता है, लोगों की संस्कृति जाती है, कल्चर जाती है। और आज के वीडियो का जो मोटिवेशन है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो भी यहीं से निकल करके आता है कि जब हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ खुद की बात नहीं कर रहे, लोग हमें देख करके बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लोग हमें देख करके ये पता लगा लेते हैं कि भैया हमारे माता पिता कैसे हैं, उन्होंने हमारी परवरिश कैसी करी है, आपको कैसे गुरुओं ने, कैसे शिक्षकों ने शिक्षा दी है, सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवहार से पता लगा लेते हैं। आप कैसी सोसाइटी में रहते हैं, कैसे समाज से आप बिलोंग करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवहार से पता लगा लेते हैं। आपने कैसी शिक्षा ग्रहण करी है, ये आपके व्यवहार से पता लगा लेते हैं। आपके रिश्तेदार कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपका मित्र मंडल कैसा है, ये सारी बात सिर्फ और सिर्फ हमारे एक व्यवहार से पता लगा लेते हैं कि हाँ भाई ये इंसान ऐसा होगा। तो इसलिए हमेशा है ना, अपना व्यवहार है ना बहुत विनम्रता पूर्वक और बहुत अच्छा व्यवहार लोगों के सामने रखा करो। आप 90 बनाओ, 99 बनाओ, कुछ भी करो आप, ठीक है, पर संस्कार संस्कार होते हैं।
आप संस्कारों को मत भूलो। 99% बनाने के बाद मतलब ये नहीं है कि टीचर वहां से निकल रहा है, स्कूल का टीचर जा रहा था, मैं स्कूल के टीचर से बोलूं ही ना, बात ही ना करूं, नहीं। उस टीचर ने आपको अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया जैसा, बट आपका फर्ज बनता है कि आप उस टीचर के पास जाए, हेलो सर, हेलो मैम, उनके पैर छुए और कहे कि हाँ मैम कैसे हैं आप, सर कैसे हैं आप। उस समय टीचर को तो जो प्राउड मोमेंट फील होगा वो होगा, पर वहां पे खड़े जो 10 लोग होंगे ना, वो कहेंगे वाह यार क्या बच्चा है, क्या शिक्षा दी है इसके माँ बाप ने, क्या परवरिश करी इसके माता पिता ने, इसके गुरु इसके शिक्षक कितने सज्जन हैं जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी है, कितने गजब के मित्र मंडल में ही रहता होगा जिसके ऐसे दोस्त हैं। आपके सिर्फ और सिर्फ एक व्यवहार से क्या है पता लगा लिया कि क्या है आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। तो इसलिए हमेशा आप क्या है अपना व्यवहार है ना वो अच्छा रखें। तो इसी प्रकार से क्या जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो भी क्या है विश्व का एकीकरण होता है, जैसे मैंने बताया डोनाल्ड ट्रंप वाली किस्से से। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन, पर अब तो क्या है लोगों ने सबने कम कर दिया है। क्यों भैया? क्यों? ये भी सब भी चाइना की देन है। कोरोना कोई नहीं आएगा भैया, कोरोना फैल जाएगा, कोई नहीं आएगा। अब तो लोगों ने घरों पर भी आना कम कर दिया। ये तो रिश्तेदार सब आते थे, अब तो आजकल कोई नहीं आता, बढ़िया ठीक है, कोई नहीं आता, मतलब कोरोना फैल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों में मतलब एक दशक कितने साल, अब ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सी बार चर्चा कर चुका हूं कि दशक में कितने साल होते हैं। तो विगत कुछ दशकों में क्या है अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। देखो अब लोग पहली बात तो दूसरे देश जा क्यों रहे हैं, चाहे दूसरे देश जाओ, दूसरे राज्य जाओ, दूसरे शहर जाओ, चाहे दूसरे गांव को छोड़कर के शहरों में चले जाओ, किसी भी कारण से अगर वो जा रहे हैं तो बेहतर आय के लिए। जो इनकम है ना, इनकम जीवन में वैसे लोग बहुत कुछ कहते हैं, पैसा कुछ बहुत कुछ है, पैसा सच में बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। आप अच्छी जीवन व्यवस्था है ना वो आप पैसों से खरीद सकते हो, पर अच्छे रिश्ते आप पैसों से नहीं खरीद सकते। तो आय है ना, इनकम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारी आय अच्छी होगी ना तो हमारी जो मूलभूत जो जीवन की आवश्यकता है वो क्या होंगी, अच्छी होंगी। हमारा जीवन क्या होगा, बेहतरीन होगा, हमारा जीवन सच में बेहतरीन होगा। तो इसलिए लोग क्या सोचते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर 100 रुपए मिलते हैं और वहां पर मुझे 1000 रुपए मिलेंगे तो मैं क्या 1000 रुपए के लिए वहां चला जाऊं। लोग गांवों से शहरों की तरफ इसलिए जाते हैं, शहरों से बड़े शहरों की तरफ इसीलिए जाते हैं। आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, क्यों वहां पे इतनी करोड़ों की आबादी रह रही है? कारण क्या है? क्योंकि वो बड़े नगर है, महानगर है। वो दिल्ली दिल वालों का है, मुंबई सपनों वालों का है, सपने पूरे करने जाते हैं लोग। अपनी इनकम बेटर इनकम उनको मिल जाए, अच्छा रोजगार मिले तो रोजगार अच्छा मिलेगा तो इनकम अच्छी होगी। अच्छी शिक्षा की तलाश में लोग वहां पर क्या है जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं। पर पिछले कुछ दशकों में क्या है ये कम हो गया। कुछ काफी कारण है, जैसे एक कारण तो मैंने आपको कोरोना ही बता दिया। तो सब लोग किस लिए जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, एक अच्छी इनकम के लिए जा रहे हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। अब ऐसे कौन कौन से कारक है जो वैश्वीकरण को संभव बनाते हैं कि वैश्वीकरण इन्हीं कारणों के कारण हो पाएगा? सबसे पहला जो है वो है प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में तीव्र उन्नति व मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। तो सबसे जो पहला जो कारण है वो क्या है? टेक्नोलॉजी। सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण है बच्चों वो क्या है? टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। टेक्नोलॉजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी का बहुत होना इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो कौन से वाले की है? ट्रांसपोर्टेशन वाली। परिवहन जो टेक्नोलॉजी है उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। कौन सी टेक्नोलॉजी? परिवहन जो टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी है, एक जगह से दूसरी जगह सामानों को, वस्तुओं को ले जाने की जो है उसकी हमें क्या है बहुत ज्यादा जरूरत है। एक समय ऐसा था कि हम लोग क्या है बैलगाड़ियों पे सामान ले जाते थे। मतलब ये देश की बहुत बड़ी बात है, जब डॉक्टर कलाम जैसे साइंटिस्ट हमारे देश में थे तो हम पहली मिसाइल भी हम साइकिल पे रख करके लेकर गए। ये संघर्ष है भारत का, ये संघर्ष है भारत का। तो जो लोग भारत पे उंगली उठाते हैं कि भारत ने क्या करा है, क्या पाया है 70-75 सालों में, तो भारत ने संघर्ष करा है। भारत है ना, भारत संघर्ष से निकला हुआ देश है। उसे पका पकाया नहीं मिला है, उसने सब कुछ पका करके खाया है। ठीक है, तो संघर्ष भारत ने करा है। तो पहले हम बैलगाड़ियों पे सामान ले जाते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ और थोड़ा इन्वेशन हुआ, अच्छे व्हील आए और डेवलपमेंट होता गया। और अब तो क्या है बिल्कुल आजकल तो बुलेट ट्रेन भी चल जाएगी कुछ समय बाद। ठीक है, मेट्रो है, तो हर चीज इतनी स्पीड हो गई है। अब तो टेक्नोलॉजी का ही कमाल है।
जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई, पिछले 50 सालों में बहुत ज्यादा इसमें उन्नति हुई। इसने लंबी दूरियां तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। तो जो लंबी दूरियां होती है वो भी हम क्या है कम पैसों पर ही क्या है उसे अचीव कर लेते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये फोटो दिखाई जहां पे बहुत से ट्रांसपोर्टेशन के दिख रहे हैं आपको। फिर दूसरा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो सबसे पहला तो कौन सा था, ट्रांसपोर्ट का। फर्स्ट जो है वो है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो पहली जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो किसकी चाहिए, ट्रांसपोर्ट, परिवहन हमारा क्या है वो बेहतरीन हो। इसके बाद जो दूसरे में विकसित हुआ है वो किस में हुआ, आईटी वाले में। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कह सकते हैं। सूचना का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी पता होने चाहिए। इंफॉर्मेशन एव का मतलब एंड, संचार मतलब कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हो भाई कितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का हो चुका है। पहले लोग चिट्ठियां भेज भेज करके अपनी बात पहुंचाते थे, फिर फोन आए, ठीक है। एक कबूतर वाला दौर भी है, ठीक है, कबूतर वाला दौर भी है जिसमें पत्रों, वो मतलब सच में ताजुब की बात है, वो सही जगह पहुंचा देता था। पर कबूतर क्या है, सारे पत्र नहीं पहुंचाया करता था, ठीक है, वो होशियार था तो वो सिर्फ एक विशेष प्रकार के ही पत्र लोगों तक पहुंचाया करता था। फिर क्या है, थोड़ा बदलाव आया, टेलीफोन आए, मोबाइल आए, फिर और भी अच्छे मोबाइल आए। अब तो हम इतना एडवांस हो चुके हैं कि यहाँ मैं बैठा हूँ और कोई बहुत दूर दिल्ली में मान लो कोई इंसान बैठा, मैं उससे वीडियो कॉल कर सकता हूँ। तो ऐसा लगता है बिल्कुल हम दोनों आमने सामने, हम बिल्कुल आमने सामने ही है। तो इतना विकास क्या है सूचना प्रौद्योगिकी का हुआ। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट, ओहो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर एक दिन के लिए भी मोबाइल में इंटरनेट ना हो या इंटरनेट बंद हो जाता है, ऐसा लगता है जीवन में कुछ बचा ही नहीं, जीवन ही तबाह हो गया, मत बर्बाद हो गया जीवन ठीक है। इतने हम इंटरनेट के एडिक्ट हो चुके, चाहे हम कुछ भी करें, हम अच्छा काम करें बुरा करें, कुछ भी कर रहे हो, इंटरनेट हो तो नहीं होता तो फोन उठाने का मन नहीं करता। मतलब 100% बैटरी होती है वो 100% ही रहती है, देखते ही नहीं है इंटरनेट के बिना। तो इंटरनेट क्या है, इसके हम इतने एडिक्ट हो चुके हैं। तो इनमें क्या है काफी परिवर्तन हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप भी आपको दिखाया गया है। फिर आते हैं दूरसंचार सुविधाओं पे। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन की जो सुविधाएं, जैसे टेलीग्राफ का आना, टेलीफोन, मोबाइल और फिर फैक्स, ये सब कुछ का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी क्या है दूरसंचार के तरीके हैं, कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं, जिनसे क्या हो आप लोगों से, दूर बैठे लोगों से भी कर सकते हो। एक फेसबुक जो क्या है आपको दुनिया से जोड़ता है कि भाई मैं उस वहां की जगह से भी जुड़ जाऊं और उन लोगों से भी जुड़ करके बात कर सकता हूं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल भेज सकते हैं, बिल्कुल। और ईमेल का आविष्कार करने वाले भारतीय ही हैं, ठीक है। ईमेल हम भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात, वॉइस मेल कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया में हम लोग क्या है बातें कर सकते हैं। अब आ जाते हैं व्यापार अवरोधक पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है व्यापार अवरोधक। ये व्यापार अवरोधक होता क्या है और इसका मतलब क्या है। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हम इन्हें कहते हैं। और व्यापार अवरोधक में देखिए हमें दो चीजें पढ़नी है। पहली बात तो व्यापार अवरोधक का मतलब क्या है, व्यापार पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना, प्रतिबंध लगाना कि हमें व्यापार नहीं करना है, ठीक है, हमें व्यापार नहीं करना है। पर वो तो चल नहीं सकता, लंबे समय तक तो चल नहीं सकता कि भाई आप व्यापार करने नहीं चाहते हो। तो अवरोधक में क्या है, दो चीजें आती हैं, एक होती है टैरिफ और एक होता है कोटा। एक होती है टैरिफ और एक होता है कोटा, ठीक है। तो टैरिफ और कोटा क्या है, अवरोधक है। टैरिफ में क्या होता है, टैरिफ में एक तरीके से मान लीजिए जो टैक्स है ना, जो सामान, जो वस्तु, जो सेवाएं हमारे पास बाहर से आ रही है, उन पे हम लोग क्या है टैक्स को बढ़ा देते हैं। जो सरकार टैक्स लेती है उन कस्टम ड्यूटीज कहा जाता है, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज, ऑक्ट्रॉय, ऐसे शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं, पर आपको आम भाषा में समझाने के लिए आप मान लो कि टैक्स है एक तरीके का जो सरकार लेती है, वो बढ़ा दी जाता है। कोटा क्या होता है, कोटा होता है लिमिट कर देना किसी चीज की। कोटा होता है किसी चीज को क्या है लिमिट कर देना। भैया चाइना से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या है 10,000 फोन ही मंगवाएंगे, 10,000 से ऊपर एक भी नहीं आएगा, ठीक है। हम अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ 40 किलो गेहूं ही मंगवाएंगे, 40 किलो ही, 41वां भी नहीं आना चाहिए। लिमिट लगा दी ना हमने, फिक्स कर दिया। और यहां पे हम लोग क्या कर बढ़ा देते हैं, भैया अगर आप यहां पे भेजोगे, अब जैसे मान लो 10,000 एक जो फोन है वो 5,000 का था, पर सरकार ने उस पर टैक्स लगाकर 2,000 का टैक्स लगा दिया, तो वो 7,000 का हो गया। तो ये महंगा हो गया, महंगा हो गया ना 7,000 तक। तो अब क्या होगा, पर ये काम करती क्यों है सरकार, ऐसा काम करती क्यों है, क्यों, क्योंकि जो हमारे देश की जो क्या है
लोकल कंपनीज है, जो लघु उद्योग है, उनको क्या हो सके, फायदा हो सके। हमारी कंपनी के जो लघु उद्योग है, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो लोकल इंडस्ट्रीज है यहाँ की, उनको फायदा हो सके। क्योंकि हमारे देश में 200 सालों तक क्या है, अंग्रेजों ने राज करा, तो हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो सारी की सारी क्या है, चौपट हो गई। पूरा का पूरा क्या है, अस्त व्यस्त क्या है, पूरा सिस्टम हो गया। तो इसलिए क्या है, ये जरूरी था कि जो हमारे देश के उद्योग है उनको बचाया जाए, उनको क्या है, उनको सुरक्षा दी जाए। मुख्य रूप से क्या है, भारत में जो काम हुआ है ये 1990 तक हुआ है। भारत में जो काम हुआ ये 1990 तक हुआ है। 1990 के बाद मतलब 1991 में से क्या है, भारत ने अपनी जो पॉलिसी है, नीतियां है, उनमें चेंज कर लिया और एलपीजी की पॉलिसी सरकार लेकर के आती है। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की पॉलिसी सरकार लेकर के आती है। और उसमें ये कहती है, भारत की कंपनियों को बुलाती है कि आप आओ और हमारे देश में निवेश करो। अब यहाँ पे क्या है, अब कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब देश की कंपनी में और विदेश की कंपनी में क्या है, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब क्या है, लघु उद्योगों के लिए थोड़ा सा चैलेंज है। अब सरकार क्या है, टैरिफ कम कर रही है, कोटा बढ़ा रही है कि ठीक है भाई, आप 10,000 फोन नहीं 20,000 फोन बेचो, 25,000 बेचो। तो अब क्या है, अवरोधक धीरे धीरे समय के साथ कम हो रहे हैं, पर यह अवरोधक लगाना भी एक समय की मांग है। जैसे कि एक क्या होता है, हर बार जरूरी नहीं है माता पिता अपने बच्चों को दुलारे, कभी थप्पड़ मारना भी क्या होता है, सही होता है। तो उसी प्रकार से क्या है, हर बार जरूरी नहीं है कि हम लोग सामान आयात करते ही जाए, मंगवाते ही जाए। और ये टैरिफ और कोटा दूसरे देश भी लगा सकते हैं ऐसी बात नहीं है हम ही लगाए, दूसरे देश भी जो है वो लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सभी अपने देश की जो लोकल इंडस्ट्रीज उनको बचाना चाहती हैं, उसमें गलत नहीं। मैंने पहले भी एक बार कहा है कि जो विश्व स्तर के जो संगठन है, जैसे कि विश्व बैंक हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, ये जो संगठन है ना, ये मुझे सच में कहता हूं कि मुझे भेदभावपूर्ण वाले संगठन लगते हैं, जो भेदभाव करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 1944 में बनाया गया, विश्व युद्ध द्वितीय के खत्म होने के बाद। उनका यह काम था कि पूरी दुनिया में क्या हो, तीसरा विश्व युद्ध ना हो। पर उसमें जो मेजर पावर है वो अमेरिका, रशिया, ठीक है, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, ये मेजर पावर्स है, मुख्य पावर। ये लोग मतलब है ना, इनको इतना समर्थन करते हैं। और जो उनकी नीति है, पूंजीवाद की नीति है इनकी, ठीक है, कैपिटलिस्ट जो है उनकी क्या है, नीति है, कैपिटलिज्म। वो लोग चाहते हैं कि सारा का सारा हैंडल है ना, वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर का, सरकार के हैंडल में ना हो। वो अपनी नीतियों को क्या है, दुनिया पे सौंपना चाहते हैं। अगर अमेरिका कुछ गलत करता है वो कुछ ही नहीं बोलते। आपने 9th में गुआंतानामो बे जेल की कहानी पढ़ी होगी, कोई किसी ने कुछ आवाज नहीं उठाई। पर अगर कोई छोटा सा भारत ने है ना, भारत ने अनुच्छेद 370 क्या हटाया, यूएन भी चिल्ला रहा है, और भारत ने अनुच्छेद 370 कैसे हटा दिया, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ये हो रहा है। यूरोपियन संघ भी बोल रहा है। क्यों भाई, क्यों? और अभी भी आप इसमें देखिएगा, जब हम लोग ये पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, विश्व बैंक तारीफ कर रहा है। क्यों तारीफ कर रहा है विश्व बैंक? क्योंकि विश्व बैंक अब लग रहा है हम पूंजीवादी हो रहे हैं, अब हम लोग पूंजीवादी हो रहे हैं। इसलिए इन संगठनों की ये भेदभावपूर्ण है ना नीति है इन संगठनों की। आप जब 11th-12th में आप ह्यूमैनिटीज लेंगे, आप आर्ट्स लेंगे और उसमें आप पॉलिटिकल साइंस लोगे ना बच्चों, पढ़ोगे, विभाजन का दर्द आप लोग पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कि किस प्रकार से ये दुनिया चल रही है, किस प्रकार से व्यापार हो रहा है, और किस प्रकार से जो बड़े संगठन है ना, उनमें भारत जैसे देशों की स्थिति थोड़ी सी कमजोर मैं मानता हूं, कमजोर उन्होंने बना रखी। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। तो वृद्धि या कटौती, तो भैया वृद्धि कटौती कर सकते हैं ना हम लोग, टैक्स में टैरिफ में बढ़ा दे या घटा दे, तो नियमित कंट्रोल रखने के लिए। और कितनी मात्रा में आएगा तो कोटा मैंने आपको बताया ही है। इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ प्रतिबंध लगाता है, तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शन से रुकावट लगा देता है कि इतना ही काम आप करो। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। तो स्वतंत्रता के बाद मतलब 1947 से लेकर के 1990 तक के दौर की ये बात कर रहा है। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या है, हमारी जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पर 1990 से पहले हम जो झुके हुए हैं वो किसकी तरफ झुके हुए हैं, हम लोग समाजवाद की तरफ झुके हुए हैं। समाजवाद, पूंजीवाद में पहले लेक्चर में बता चुका हूं। और फिर 1990 के बाद हम थोड़े से क्या है, पूंजीवाद की तरफ झुक गए। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य माना गया। तो ये क्यों करा गया था, जो देश की जो कंपनी है उनको विदेशी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन से बचाने के लिए, फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए काम करा गया था। तो ये काम अच्छा था।
ठीक है। तो इसलिए संरक्षण उनको बचाव देने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए करा गया। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन करा गया। दूरगामी मतलब बहुत दूर की सोच करके कोई परिवर्तन करे गए। और जब 1991 में जो परिवर्तन करे गए ना, उस समय जो वित्त मंत्री थे, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, देखो राजनीति अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, पर अर्थशास्त्र के जो मुकाबले में है ना, मनमोहन सिंह जी का मुकाबला नहीं रहा। उन्होंने भारत को बहुत गजब की स्थितियों में क्या है वो उभार करके भारत को लाए। वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री भी रहे, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे, वो अच्छे पदों पर रहे। तो 1991 में उन्होंने क्या करा, दूरगामी परिवर्तन कराए। सरकार ने ये निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादक से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। अब क्या है, ये समय आ चुका था 1991 में कि हम लोग क्या है, जो भारत के जो लोग हैं वो भी क्या करें, कंपटीशन करें विदेश वालों से कंपटीशन करें, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएंगे। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। अब जब कंपटीशन होगा, जैसे मान लो आप अकेले बच्चे पढ़ते हो, पूरी क्लास में आप एक बच्चे हो, काहेगा कंपटीशन, आपके 100 में से 40 आए तो भी आप टॉप पर हो, 100 में से 90 आए तो भी आप टॉप पर हो। पर मान लो 10 बच्चे आपकी क्लास में हो गए, फिर कंपटीशन होगा, यार मेरे 98 आए, उसके 99 आए, तो मेरे कम कैसे कहे, कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप में सुधार करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या हो, बेहतरीन क्या है, सुधार आए। तो इसी प्रकार से क्या है, जब विदेश की कंपनियां भारत में आएगी और भारत की कंपनियां अपने उत्पादन में क्या है, गुणवत्ता में, क्वालिटी में सुधार करेगी। जैसे आप मेहनत करके 99 लाने की, उससे ज्यादा जाने की कोशिश करोगे, उसी प्रकार से जो भारत की कंपनियां वो भी क्या अपनी क्वालिटी बढ़ाएगी और क्या होगा, कंपटीशन में सुधार होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी समर्थन किया। तो जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना, उन्होंने, प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उन्होंने भी क्या है, इस बात की तारीफ करी कि भारत ऐसे काम कर रहा, बहुत अच्छी बात है। और ये जो आपको ऑफिस दिखाया है, ये विश्व बैंक का ऑफिस है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसे हम लोग कहते हैं, वर्ल्ड बैंक का ये ऑफिस है जो कि दुनिया को पैसे देने का काम करता है। अतः विदेश व्यापार में विदेशी निवेश पे से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिए गए। काफी जो अवरोध है, काफी जो प्रतिबंध है, वो सरकार ने 1991 में हटा दिए। सरकार द्वारा अवरोधों तथा अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। उदारीकरण का मतलब देखो, आम भाषा में आप समझो, उदार हो जाना, लिबरल हो जाना। 1990 तक हम लोग क्या थे, रेस्ट्रिक्ट थे, स्ट्रिक्ट थे हम लोग, रिजिड थे, नहीं, कोई भी भारतीय कंपनी आकर के निवेश नहीं करेगी, जो करेंगे देश के लोग करेंगे। रिजिडिटी थी, कठोरता थी हम लोगों में, पर अब ऐसा नहीं, उदार हो गए, लिबरल हो गए, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कोई बात नहीं, करो उत्पादन, हम छूट देंगे। उदार हो गए ना, लिबरल हो गए। तो इसलिए अब क्या बोला, नो प्रॉब्लम, बिंदास, सब आओ, सब क्या है, हमारे यहाँ पे व्यापार करो और हमारी जीडीपी को बढ़ा दो। इसी के साथ तो आज का जो लेक्चर नंबर 2 है उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं, और लेक्चर नंबर 3 में उम्मीद है ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बेहतरीन टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम आई हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल लर्निंग शेयर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।